इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 9 शासक और इतिवृत्त भाग 4। इसमें हम सुलह कुल मतलब एकीकरण का स्रोत पढ़ेंगे कि सब राजाओं को एक दरबार एक साम्राज्य के अंदर में रख कर ये लोग राज कैसे करते थे। तो मुगल इतिवृत्त मतलब मुगल इतिहास, तो मुगल इतिहास साम्राज्य को हिंदुओं, जैन, जरसूतियों और मुसलमानों जैसे अनेक भिन्न भिन्न निर्जातीय और धार्मिक समुदायों में को समाविष्ट किए हुए साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मतलब हर धर्म को मिलाकर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। सभी तरीके से शांति, सभी तरीके से, एक तरीके का नहीं, सभी तरीके की शांति और अस्थायित्व के स्रोत रूप में बादशाह सभी धार्मिक और निर्जातीय समूह से ऊपर होते हैं। बादशाह राजा जो होता था ना, वो किसी भी धर्म समुदाय के ऊपर होता था। किसी भी धर्म कानून हो जाए उसके ऊपर बादशाह की गिनती होती थी। वो किसी का अधीन नहीं था, वो जैसा सोचेगा वैसा ही होगा। तो इसके बीच मध्यस्थ करता था। लेकिन बादशाह भी चाहते थे कि कानून का पालन हम करेंगे तो ही जाकर आगे भविष्य में कानून की पालन जनता करेगी। कहे कि जो हम करेंगे वही जनता करेगी, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तथा यह सुनिश्चित करता था कि न्याय और शांति बनी रहे। वह भी इस सबको देखकर मद्देनजर रखते हुए कार्य करता था कि न्याय और शांति अपने राज्य में बनी रहे। अबुल फजल सुलह कुल मतलब पूर्ण शांति के आदर्श को प्रबुद्ध शासन के आधारशिला बताता है। मतलब आधारशिला का समझो आप यहाँ पे कि अगर हम पूर्ण शांति का सदाचार, पूर्ण शांति का व्यवहार हम पूरे इस जगत में फैलाएं तो हमारा शासन का आधारशिला मतलब शासन का नींव सबसे मजबूत होगा। आपको ये याद होगा कि द्वारिका नगरी जब बसी, कृष्ण का जब वहां पर अभिषेक हुआ तो वहां से एक पत्र निकला जो हर राजाओं के पास मैत्री संबंध वहां पर स्थापित करना था। कृष्ण जीवित है, इन सबको मालूम चल गया, इसीलिए एक तरीके से वो सबके बीच में निर्दलीय और हमेशा बिचवनिया का काम वो किया करते थे। सभी राजाओं को अपने नियंत्रण में रखकर काम चलाते थे, क्योंकि उनके पास एक अस्त्र था जिसका तोड़ किसी के पास नहीं था, सुदर्शन चक्र। और उनके भाई बलराम के हाथ में, तो बलराम के हाथ में एक हथियार था, उसका नाम था हल। ये दो ऐसे अस्त्र थे जिसका तोड़ किसी के पास नहीं था। इसका तोड़ नहीं था, इसीलिए कोई उनसे लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि लड़ेगा तो भैया कुटाएगा तो मरेगा। सुलह कुल में यूं तो सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्त मतलब अपने आप को बताना, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी कि आप कोई धर्म हो, कोई मत हो, आपका वहां पर आजादी से कर सकते हो। किंतु उसकी एक शर्त थी, आप कुछ भी करोगे लेकिन एक शर्त के अनुसार कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे। आप एक ही शर्त पर कर सकते हो, क्या कि राज्य की सत्ता को क्षति ना पहुंचे और आपस में आप लोगों की झगड़ा नहीं हो। बाकी आप तो कुछ करो, चूल्लू भर पानी में डूब मरो, चाहे चूल्लू भर पानी में डुबा मरो, चाहे उस चूल्लू भर पानी का व्यापार करो। तो अनेकों प्रकार के कार्य कर सकते थे, लेकिन उसमें दो शर्त इन लोगों ने लगा दिया। कौन कौन सा? कि सत्ता की क्षति नहीं होनी चाहिए, राज्य की क्षति नहीं होनी चाहिए और आपस में आप सबकी झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो सुलह कुल का आदर्श राजनीतियों के जरिए लागू किया गया, क्योंकि राजनीति हर जगह पर होता ही है, बिना राजनीति के कुछ नहीं होता है। तो सुलह कुल का आदर्श राजनीतियों के जरिए यहाँ पर लागू कर दिया गया। मुसलमानों के अधीन अभिजात वर्ग जिसमें मिश्रित किस्म का था, अर्थात उसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, ढक्कनी जो मध्य भारत में आ जाएंगे, और तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के बीच में जो घाटी आता है उसको बोलते हैं ढक्कन की घाटी। तो ढक्कनी सभी शामिल थे और इन सबको दिए गए पद और पुरस्कार पूरी तरीके से राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा का आधारित थे। क्या कि उनकी जितनी भी, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि इन सबको दिए गए पद और पुरस्कार के तहत पुरस्कार की पूरी तरीके से राजा के प्रति सेवा के भाव से
और निष्ठा पर आधारित थे कि भैया हम आपके लिए एकदम तत्पर हैं, आप हमसे जो करवा लो। तो जो पैसा देता है उसके लिए लोग गुणगान गाते ही हैं, लोग गाना ही है गुणगान भैया। जो आपका पैसा देगा उसके लिए तो अच्छा ही बोलोगे, क्योंकि उसी की वजह से आपका रोजी रोटी चल रहा है, तो आप अच्छा ही बोलोगे, गलत तो बोल नहीं सकते। गलत बोलोगे तो किसका बिगाड़ोगे भैया? अपना बिगाड़ोगे, कल नौकरी से निकाल देगा। क्या करोगे? भीख मांगोगे जाकर? नहीं मांग सकते, क्योंकि आप दरबार में रह चुके हो, दरबार का मजा देख चुके हो, सत्ता का खून पी चुके हो, तो कैसे तुमको अच्छा लगेगा बाकी सब काम? एक कहावत बहुत यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि हम इतना पढ़ लिख कर हम ठेला चलाएंगे, इतना पढ़ लिख हम रिक्शा चलाएंगे। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, आप भी सुन लो कि ठीक है आप ठेला नहीं चलाओगे, कौन कहता है कि तुम एक ठेला चलाओ? तुम ठेला का एक सिस्टम चलाओ। तुम एक ठेला कैसे चलाओगे? लाखों ठेला चलवाओ, लाखों रिक्शा चलवाओ। तो तुम पढ़े लिखे, तुम उसको ठीक तरीके से कर सकते हो, तो वैसा काम करना चाहिए। लोगों के फेरा में पड़ोगे तो बउआ डूब के मरोगे, इसलिए लोग के फेरा में मत पड़ो, अपना जो मन करे वो करो, एकदम खुला दिल से करो। इसके अलावा यहाँ पर देखो तो अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर, जिसको जजिया बोला जाता था, तथा 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया। तीर्थ कर और जजिया को समाप्त कर दिया। तो तीर्थ कर को ही उर्दू भाषा में जजिया बोला जाता था, जिसको अकबर ने समाप्त कर दिया। इसी के वजह से जलालुद्दीन मोहम्मद नाम था, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भारत के लोगों ने नाम रख दिया, क्योंकि यह दोनों कर जो था ना धार्मिक पक्षपात पर आधारित था। दोनों कर जो था धर्म की पूजा, धर्म यात्रा पर पूरा तरीके से आधारित था कि भैया आप धर्म की यात्रा करने जाते हो तो उसका टैक्स दो, आप कर दो मेरे को। साम्राज्य के अधिकारियों को प्रशासन में सुलह कुल के नियम का अनुपालन करने के लिए निर्देश दिया गया था कि भैया आप सुलह कुल के लिए आप आओ और अपना अनुदान दो हमको, और मेरे आज्ञा का अनुपालन करो, हमेशा उसका पालन होना चाहिए, और आकर अपनी सहभागिता हमारे साथ पेश करो। ये तस्वीर आप जो दिख रहे हो इसके बारे में मैं बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। शायद तस्वीर के बारे में नीचे दिया गया है, आप तस्वीर को ध्यान से देखते जाना ऊपर से नीचे तक है, ठीक है। तो एक बादशाह किसी को कुछ दे रहे हैं, क्या है वो बादशाह को कुछ दे रहे होंगे, नीचे हम समझेंगे। सभी मुगल बादशाहों ने, सब जितने भी मुगल बादशाह थे, तो सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थलों के निर्माण और रखरखाव के लिए अनुदान दिए। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान जब मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था, युद्ध के दौरान जब मंदिर बर्बाद हो जाता था, तो बाद में उनकी मरम्मत के लिए अनुदान जारी किया जाता था कि भैया इतना इतना अनुदान दो। ऐसा हमें शाहजहां और औरंगजेब के शासन में पता चलता है कि शाहजहां और औरंगजेब ने मंदिरों को भी बनवाया। अब ये बात सही है कि नहीं है ये तो नहीं जानता, लेकिन कुछ मंदिर बनवाया, लेकिन हजारों मंदिर तोड़ा तो सही। हजारों मंदिर ना तोड़ते, नहीं बनवाते, काम खत्म। तो औरंगजेब के शासन काल में पता चलता है, हालांकि औरंगजेब के शासन काल में गैर मुसलमान प्रजा पर जजिया फिर से लगा दिया गया था। और यहाँ पर बताया जाता है कि औरंगजेब के काल में ऐसा हुआ नहीं, गलत बात है। लेकिन औरंगजेब भक्ति को इतना महत्व देता तो जजिया फिर से नहीं लगाता, क्योंकि वो गधा था, मूर्ख था, बेवकूफ था। अगर बेवकूफ नहीं होता तो जजिया नहीं लगाता, जजिया नहीं लगाता तो जनता उसके खिलाफ भड़कती नहीं, और उसके खिलाफ भड़कती नहीं तो उसका शासन खत्म होता नहीं, उसका शासन खत्म नहीं होता तो आज भी मुगल साम्राज्य हिंदुस्तान में टिका रहता। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे भैया। एक पिता का फर्ज होता है कि अपने बेटे को अपने साथ रखे और बढ़िया तरीके से शिक्षा दीक्षा दे, लेकिन अकबर चूक गया, अकबर ठीक तरीके से दे नहीं पाया, इसलिए जहांगीर भी नहीं दे पाया। सलीम नाम था अकबर के बेटे का, लेकिन ये जहांगीर कौन था इसके बारे में मुझे उतना डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन पता भी है तो आपको ग्रेजुएशन में बताएंगे, अभी काय को बताऊं। सस्पेंस खत्म नहीं करना चाहिए, उसको बना कर रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक अनुबंधन के रूप में न्यायपूर्ण प्रभु सत्ता। अब सामाजिक अनुबंधन के अनुसार भी ये न्यायपूर्ण सत्ता कैसे चलाते थे इसके बारे में, शायद ये टोडरमल हो सकते हैं, जो लाल कपड़े में है ये वाला टोडरमल हो सकता है। बीरबल कौन है भैया? चलिए देखते हैं नीचे हम लोग। तो अबुल फजल ने प्रभु सत्ता को एक सामाजिक अनुबंधन के रूप में परिभाषित किया है। किस चीज में,
किस चीज का अनुबंधन में परिभाषित किया है? सामाजिक अनुबंधन के रूप में, मतलब समाज को अच्छे तरीके से न्याय देने के रूप में उनको परिभाषित किया है। वह कहता है कि बादशाह अपनी प्रजा के 4 सतों की रक्षा करते हैं। प्रजा के लिए जो 4 पिलर जो होता है ना, उसकी रक्षा करते हैं, जैसे में जीवन, जन, धन, माल, सम्मान, नामद और विश्वास। जीवन, धन, सामान्य, जीवन, धन, सामान्य मतलब इज्जत और विश्वास, इन 4 चीजों की इज्जत करते हैं बादशाह। अबुल फजल और अकबर आपके 4 चीजों की इज्जत करता था, 4 चीजों की रक्षा करता था, आपके जीवन, धन, सम्मान्य और विश्वास। तो इसके बदले में उसको कुछ चाहिए, तो चाहता था कि इसके बदले में आप, वह आज्ञा पालन तथा संसाधनों में हिस्से की मांग करता है कि भैया आप आज्ञा पालन करो, संसाधनों के लिए जो भी लगेगा आप देना मेरे को। केवल न्यायपूर्ण संप्रभु ही शक्ति, यहाँ पर देखना, केवल न्यायपूर्ण संप्रभु ही शक्ति और दैवीय मार्गदर्शन के साथ इस अनुबंधन का सम्मान कर पाते थे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि न्यायपूर्ण व्यवस्था के वजह से, न्यायपूर्ण संप्रभु की शक्ति के वजह से, दैवीय मार्गदर्शन के वजह से उसके साथ ही अनुबंध का सामना कर पाते हैं। जो भी मुसीबत आता है उसको आसानी से टाल देते हैं। यह चित्र 9.6 देखना, बादशाह नामा से एक दृश्य यहाँ पर सामने आता है। कलाकार प्याग द्वारा लगभग 1640 में इसको चित्रित किया गया था। इस चित्र में जहांगीर शाहजहां का बेटा नहीं, अकबर का बेटा, ठीक है। तो जहांगीर शहजादे खुर्रम को पगड़ी में लगाई जाने वाली मणि दे रहा है। जहांगीर क्या दे रहा है? अपने शहजादे खुर्रम को मणि दे रहा है, जो पगड़ी में लगाया जा सकता है, जो सिर के ऊपर लोग पहनते थे। आगे देखिए यहाँ पर क्या तस्वीर दिया गया है। इसको जब पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा कि इसमें वो बातें लिखी गई है जो बातें अक्सर हमें देखने को नहीं मिलती है। चित्र तो सामने आपको दिख रहा है, चित्र 9.7। इसमें साफ साफ देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि अबुल हसन नामक एक कलाकार द्वारा बनाए गए चित्र में दरिद्रता की आकृति को मारते हुए जहांगीर को दिखाया गया है। कलाकार ने यहाँ लक्ष्य को गहरे बादल के आवरण में, गहरे बादल के अवतार में इसको दिखाकर यह बताने की चेष्टा की है कि यह कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं, बल्कि यह एक अमूर्त लक्ष्य को प्रतीक के रूप में दिखाता है एक मानवीय रूप है, जिसमें बताया जा रहा है कि अंधकार को, ये दरिद्रता को खत्म कर रहा है। कला और साहित्य में मानवीयकरण के, कला और साहित्य के, इसको देखने के बाद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना पूरा चीज? तो समझो यहाँ से फिर से। तो कला और साहित्य में मानवीयकरण के इस ढंग को रूपक कथा कहा जाता है। कि रूप मतलब इसको एक चित्रकथा के नाम से इसको बोला जाता है, जिसको ये लोग रूपक कथा बोलते हैं। रूप चित्र जो देखते हैं, अब चित्र है तो आप रूपक कथा बोलो चाहे चित्र कथा बोलो। तो चित्र कथा किसे कहते हैं, रूपक कथा किसे कहते हैं, आप आसानी से लिख सकते हो। क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना है। लिखना है यहाँ पे कि अमूर्त लक्ष्य को प्रतीक के रूप में दिखाता एक मानवीय रूप है। कला और साहित्य में मानवीयकरण के इस ढंग को रूपक कथा कहते हैं, चाहे चित्र कथा कहते हैं। न्याय की, यहाँ पर समझना कि न्याय की जंजीर को स्वर्ग से उतरते हुए दिखाया गया। देखो यहाँ पर न्याय की जंजीर जो स्वर्ग से उतरते हुए दिखाया गया है, और यहाँ से ही ये लोग चले जाते हैं स्वर्ग। कहाँ चले जाते हैं? स्वर्ग। जहांगीर ने अपने स्मरणों में न्याय की जंजीर को इस प्रकार वर्णित किया था कि जमीन से बंधा हुआ एक जंजीर ऊपर स्वर्ग की तरफ जा रहा है। यह तस्वीर देखते रहना। ऊपर जो मुकुट आ रहा है, मुकुट के बारे में क्या बताया जाता है? तो राज्यारोहण के बाद, मतलब जब मेरा राज्य अभिषेक हुआ, तो उसके बाद मैंने जो पहला आदेश दिया वह न्याय के जंजीर को लगाने का था, कि न्याय की जंजीर लगाओ, ताकि न्याय के प्रशासन में संलग्न लोगों से यदि देर हो जाए, लेट हो जाए, अथवा वे न्याय चाहने वाले लोगों के विषय में मिथ्याचार का व्यवहार करें, तो उत्पीड़ित व्यक्ति इस जंजीर के पास आ सके और
इसे हिला सके। हिलाने के बाद घंटी बजेगा, घंटी बजेगा तो दरबार लगेगा, दरबार लगेगा तो न्याय मिलेगी और उसकी ओर ध्यान आकर्षित होगा सबका। जब जंजीर को शुद्ध सोने से बनाया गया था, पूरे जंजीर को शुद्ध सोने से बनाया गया था। यह 30 गज लंबी थी। 30 गज लंबी मतलब कितना समझ सकते हो? 30 गज तो 1 गज मतलब 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। तो 1 मीटर में आप 30 से गुना कर लो, तो 30 से 90 फुट, ठीक है। तो 90 फुट लंबी तथा इसमें 60 घंटियां लगी हुई थी। 90 फुट की थी लेकिन 60 घंटी लगा हुआ था। कैसे? 1.5 फीट पर लगाया गया होगा 60 घंटियां, तो लगा दिया गया था। मजा मजा है उसके बाद तो भैया। और जब लगा दिया गया तो कोई थोड़ा सा भी छन छन करेगा ना तो पूरा डम 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 आवाज आएगा। तो घंटी का टन 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 आवाज आता है ना, तो उस तरह आवाज आएगा। आवाज आएगा तो लोग जान जाएंगे कि आ गया आ गया आ गया, अपना राजा आ गया। तो न्याय के विचार के दृश्य रूप में निरूपण हेतु, यहाँ पर समझना, फिर से थोड़ा सा लाइन यहाँ पर बताता हूं कि न्याय के विचार के दृश्य रूपन में निरूपण हेतु, मतलब यहाँ पर साफ विचार के दृश्य के रूप में निरूपण हेतु उसमें लग जाने के लिए अनेक प्रतीकों की रचना की गई। विचार को अच्छे तरीके से बताने के लिए अलग अलग प्रकार की रचना की गई। न्याय के विचार को मुगल राजतंत्र में सर्वोत्तम सद्गुण माना गया था। न्याय का जो विचार था हमेशा मुगल राजतंत्र में बहुत बढ़िया उत्तम माना गया था। और यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो कलाकारों द्वारा प्रयुक्त सर्वाधिक पसंदीदा प्रतीक तलवार। यहाँ पर जो कलाकार ने दृश्य बनाया था तो सबसे पसंदीदा प्रतीक जो था उसमें एक था एक दूसरे के साथ चिपट कर शांतिपूर्वक बैठा हुआ शेर और बकरी या फिर गाय, लेकिन वो बकरी ही है। शेर के साथ देखो किस तरह चिपट कर एक बकरी बैठी हुई है। तो यही शांति का प्रतीक है कि मैं राजा, मैं ताकतवर, मेरे सामने बकरी भी रहेगा तो मैं उसको क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। इसका उद्देश्य राज्य को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दिखाना था, राज्य को एक ऐसा दिखाना था जहां दुर्बल तथा सबल सभी परस्पर सद्भाव से रह सकते हैं। चाहे आप ताकतवर हो चाहे कमजोर हो, अच्छे स्वभाव से आप रह सकते हैं। सचित्र बादशाह नामा के दरबारी दृश्यों में, यहाँ पर देखा जाए तो सचित्र सीधा साधा बादशाह नामा के दरबारी दृश्यों में ऐसे प्रतीक का अंकन बादशाह के सिंहासन के ठीक नीचे एक आले में हुआ है। आप तस्वीर ऊपर का 9/6 देखोगे तो उसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि जहांगीर के नीचे, जहांगीर जहां बैठा है उसके नीचे जो दृश्य बना हुआ है शेर और बकरी का बना हुआ है। आप शायद नहीं देखना चाहते हो, चाहे नहीं देखना चाहते हो, फिर भी मैं दिखा सकता हूँ। ये 9/6 है। देखो सामने आप नीचे तस्वीर दिख रहा होगा गाय और शेर का, दिख रहा है ना। तो ये सब बादशाह नामा में खूब पढ़ने को मिलेगा, खूब देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देखने को मिलेगा। तो जो अनोखा चीज पहले था आज भी वही है, लेकिन पता नहीं कौन से तकियानु की बात इन लोगों के मन में घुस गई जिसकी वजह से सब बर्बाद हो गए। नहीं तो जिस तरह शुरुआत हुआ था मुगल वंश का, अगर उस तरह रहता तो आज पूरे भारत में मुगल साम्राज्य मुसलमानों का ही दबदबा रहता, मुसलमानी राज्य ही रहता। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी राज्य बाकी शक्तियों को दबा दिया जाता, नहीं, वो हर धर्म को मानते थे। अकबर मानते थे, जहांगीर मानते थे, उसके बाद किसी को नहीं मानते हैं हम लोग। राजधानियां और दरबार, राजधानियां और दरबार, यहाँ पे देखो राजधानी और दरबार में अंतर क्या होता है। राजधानी जहां से सब काम धाम होता है, दरबार जहां पर फैसला लिया जाता है। तो राजधानी नगर इसमें आ जाएगा। मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसका राजधानी नगर था। मुगल साम्राज्य धड़कता कहां से था? अपनी राजधानी से चलता था, अपनी राजधानी से धड़कता था वहां का दिल, जहां दरबार लगता था, जहां पर सब लोग इकट्ठा होते थे। 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान मुगलों की राजधानी बड़ी तेजी से स्थानांतरित होने लगी थी, अलग अलग तरीके में बंटने लगी थी। हालांकि बाबर ने लोदियों की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया, बाबर ने लोदियों को हराकर यहाँ पर अधिकार कर लिया। तथापि उसके शासन के 4 वर्ष के दौरान राजसी दरबार भिन्न भिन्न स्थान पर लगाए जाते थे।
और बाबर के शासनकाल के समय ही उनका दरबार अलग अलग जगहों पर लगाए जाने लगे थे, क्योंकि सुरक्षा के माध्यम से 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। 1560 के दशक में अकबर ने आगरा का किला जो था उसका निर्माण करवा दिया, और इससे आसपास के क्षेत्रों की खदानों, जितने भी खदान थे, खदानों से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था, और लाल बलुआ पत्थर से ही आगरा का किला बनवाया गया था। लेकिन आगरा के किला को लाल किला नहीं बोलते हैं। दिल्ली का किला जो बलुआ पत्थर से बना उसको लाल किला क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाहर का कलर लाल रखा गया था। पहले भी लाल था, अभी भी लाल है, लेकिन पहले की किसको पता भैया लाल था कि नहीं था, क्या था, कौन जानता है। हम लोग तो जितना समय से देखे हैं उतना ही जानेंगे। पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखते थे तो ब्लैक एंड व्हाइट जानेंगे, अब कलर जानते हैं तो कलर जानेंगे। लेकिन देखा जाए तो आगरा का किला ज्यादा उसमें पॉलिश नहीं मारा गया था, नॉर्मल ही था, लेकिन बहुत शानदार था। इसके आसपास के जितने भी बलुआ पत्थर के क्षेत्र थे वहां से पत्थर लाया गया था, बनवा दिया गया। कौन बपौती का तो था उस समय। तो 1570 के दशक में ये देख लो पहले आप दरवाजा, बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में ये बुलंद दरवाजा बनाया गया है। और ये कहाँ है आप जानते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दो कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर है। ऐसे आप इसको आसानी से देख सकते हो, गूगल मैप के अनुसार इसको आप आसानी से देख सकते हो। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। देखिए नीचे। तो 1570 के दशक में उसने फतेहपुर सिकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी, जहाँ की बात यहाँ पर हो रही है। तो जब नया राजधानी बनेगा तो भैया बड़ा बड़ा वहां पर भवन भी बनेगा, तो उसी का नमूना है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी का। और इस निर्माण का एक कारण यह हो सकता है कि इसको बनवाने का, ये राजधानी बनवाने का फतेहपुर सिकरी में एक कारण यह भी हो सकता है कि सिकरी अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित थी, जहां शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह उस समय तक एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुका था, इसलिए वहां पर ही बनवाया गया। ये आपको गुजरात में पड़ेगा, गुजरात में चाहे राजस्थान में, पूरे तरीके से मुझे उतना पता नहीं, लेकिन जस्ट मैं आपको नीचे बताऊंगा। अभी मैं आपको कंफ्यूजन में रखता हूं लेकिन बताऊंगा। तो यहाँ पर साफ बताया जाता है कि मुगल बादशाहों के चिश्ती सिलसिले, क्योंकि चिश्तियों की पूजा अकबर बहुत करते थे। एक सलीम चिश्ती थे जिसकी पूजा अकबर खूब किया करते थे, इबादत किया करते थे, आदर किया करते थे, और सूफियों के साथ घनिष्ठ संबंध थे। अकबर ने सिकरी में जुम्मा मस्जिद, जिसको आज जम्मा मस्जिद के नाम से जानते हैं, तो जुम्मा मस्जिद के बगल में ही शेख सलीम चिश्ती के लिए सफेद संगमरमर का एक मकबरा बनवाने का आदेश दिया। आज भी फतेहपुर सिकरी में आपको सफेद संगमरमर का मकबरा देखने को मिल जाएगा। एक तीर्थ स्थल है जहां पर आपको जाना चाहिए। आप किसी भी धर्म के हो, कोई भी धर्म आपका हो, लेकिन आप एक बार जाना वहां पे, अच्छा लगेगा। भले आपको कुछ भी अच्छा ना लगे, लेकिन वहां का आर्किटेक्चर, वहां का निगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर, निगेटिव तो नहीं लगता लेकिन पॉजिटिव पावर अच्छा लगेगा आपको वहां पर जाने के बाद। विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार, जिसको हम बुलंद दरवाजा के नाम से जानते हैं, किसके नाम से? बुलंद दरवाजा के नाम से जानते हैं। तो उसका निर्माण का उद्देश्य वहां आने वाले लोगों को गुजरात में मुगल विजयी की याद दिलाना था। और गुजरात में बुलंद दरवाजा है, और गुजरात में आने वाले लोगों को याद रहे कि मुगल यहाँ पर जीते थे, उसी के याद में बुलंद दरवाजा बनवाया जा रहा है। 1585 में उत्तर पश्चिम की ओर, इधर 1585 में उत्तर पश्चिम की ओर अधिक नियंत्रण में लाने के लिए, पूरा क्षेत्र को नियंत्रण में लाने के लिए राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया, और फिर से उत्तर और पश्चिम को कंट्रोल में करने के लिए लाहौर में एक राजधानी बना दिया गया था। और इस तरीके से 13 वर्ष तक अकबर ने इस सीमा पर गहरी चौकसी बनाए रखी, और 13 साल तक किसी की औकात नहीं हुई यहाँ पर चूचा कर देवे। है कि चूचा करेंगे तो यहाँ से सैनिक भेजकर उनकी चोंचा कर देगा, वो काट कूट देगा।
काट देगा तो ना घर के ना घाट के दुश्मन अनाज के, इसलिए कोई बोलता ही नहीं था वहां पे। शाहजहां ने विवेकपूर्ण क्या होता है समझदारी से, तो शाहजहां ने विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों को आगे बढ़ाया तथा इमारत निर्माण के अपने शौक को पूरा करवाने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया। तो जो उसका शौक था कि हम इमारत बनवाएंगे, इसीलिए उसने धन इकट्ठा किया और दिल्ली भेज दिया लाल किला बनाने के लिए। लेकिन दिल्ली का नाम पहले दिल्ही था, दिल्ही सल्तनत के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसमें दूसरा नाम भी बताया गया है। ठीक है, जैसा कि आपने पहले के शासकों के संदर्भ में देखा होगा कि राजतंत्रीय संस्कृतियों में इमारत निर्माण कार्य राजवंशीय सत्ता, धन तथा प्रतिष्ठा का सर्वाधिक स्पष्ट और ठोस प्रतीक था। साफ साफ बताया जाता है कि जो जितना यहाँ पर बनवाएगा ना, उसकी सत्ता उतना ही दिखती थी कि भैया इतना ताकतवर राजा है ये, इतना ताकतवर शहंशाह सुल्तान है ये। तो एक तरीके से ताकत का नुमाइंदगी, ताकत को दिखाने के लिए ही ऐसा किया जाता था। मुसलमान शासकों के संदर्भ में इसे धर्मनिष्ठा के एक कार्य के रूप में भी यहाँ पर देखा जाता था। पता नहीं लाल किला के लिए पैसा जुटाने के लिए इतना सोचना पड़ा, तो ताजमहल कैसे बनवा दिया भैया, ये भी सोचने वाली बात होती है ना। तो कहीं से न लूट कर आयला होगा, तभी न बनवाया होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि 1648 में दरबार नसेना और राजसीय खानदान आगरा से नई इमारत मतलब शाही राजधानी शाहजहां नवाब चले गए। शाहजहां नवाब उसको बोला जाता था, मतलब शाहजहां का घर। तो दिल्ली के प्राचीन रिहायशी नगर में शाहजहां नवाब एक नई और शाही आबादी थी। मतलब एक तरीके से देखो तो शाहजहां नवाब जो था इलाका था, और इलाका एक जगह, मतलब उस पूरे राजधानी चारों तरफ से जो किला बना था, उस किला में शाहजहां नवाब नाम का एक उनका अलग ही वहां पर निवास स्थल था, उसको वो लोग शाहजहां नवाब बोलते थे। एक तरीके से वो रिहायशी नगर था, अंदर ही नगर था, इसलिए उसको इतना बढ़िया से बनाया गया जहां पर राजा रह सके। और यहाँ लाल किला, जमा मस्जिद, चांदनी चौक के बाजार के वृक्ष, विधि और अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर थे। और शाहजहां का यह नया शहर विशाल एवं भव्य राजतंत्र की याद, औपचारिक कल्पना को व्यक्त करता है। यहाँ पर समझो कि क्या खूब लिखा है किसी ने, जिसने इस बुक को लिखा है, कि उन लोगों ने एक नगर बनवाया, क्या नाम से, शाहजहां नवाब नाम से नगर बनवाया, रिहायशी नगर बनवाया, उसके चारों तरफ लाल किला की बाउंड्री लगवाई, लाल किला बना चारों तरफ से, बीच में निवास तो था ही। फिर जम्मा मस्जिद बना, जिसको जुम्मा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। जुम्मा मस्जिद अलग भी था, लेकिन जम्मा मस्जिद भी था। चांदनी चौक का बाजार लगा, और चांदनी चौक की बाजार की डिजाइनिंग कौन किया था? शाहजहां आरा, मतलब शाहजहां की बेटी जहां आरा ने किया था। और जहां आरा इतना बड़का आर्किटेक्ट थी, मतलब कलाकार थी, कि उसने चांदनी चौक के मार्केट को बसाने की पूरी बंदोबस्त अपने हाथ में लिया और किया। तो बाजार के वृक्ष भी थी, मतलब वहां पर चांदनी चौक में जो वृक्ष लगा था उसको भी उसने ने लगवाया था। और अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर थे, और बड़े बड़े राजघराने के लोग थे। और शाहजहां का यह जो नया शहर था ना, विशाल एवं भव्य राजतंत्र की याद, औपचारिक कल्पना को व्यक्त करता है। जिस तरह उसने कल्पना में सोचा था, उसी प्रकार से अपने राज्य को स्थापित किया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा उसने सोचा वैसा उसने किया। नॉट इंटरफेयर इन अदर पीपल्स, कोई को इंटरफेयर करने नहीं दिया। जैसा उसने सोचा, अपने सपनों के मुताबिक उसने वहां पर हर चीज को उपस्थित किया, हर चीज को बनवाया, और सब चीज भूल कर बनवाया। अगले भाग में हम पढ़ेंगे मुगल दरबार। तो मुगल दरबार बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए मैं इसमें नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको मैं ये बता सकता हूँ, दरबार अकबरी, अबुल फजल अकबर के दरबार का एक बड़ा ही सजीव विवरण देते हुए कहता है, मतलब एकदम बढ़िया से
शब्द बाई शब्द का विवरण देते हुए हमें बताता है कि जब भी महामहिम अकबर दरबार लगाते हैं, जब भी महामहिम अकबर दरबार लगाते हैं तो एक विशाल ढोल पीटा जाता है, बड़ा सा ढोल पीटा जाता है और साथ साथ अल्लाह का गुणगान होता है वहां पर। और इस तरह सभी वर्गों के लोगों को सूचना मिल जाता है कि महामहिम आ रहे हैं। महामहिम के पुत्र, पौत्र, पुत्र, पौत्र मतलब उनके पोता और दरबारी और वे सभी जिन्हें दरबार में प्रवेश की अनुमति थी हाजिर होते हैं और कॉर्निश कर, कॉर्निश क्या, वही सलामी ठोक कर, तब कॉर्निश कर अपने स्थान पर खड़े रहते हैं, सलामी ठोक कर अपने जगह पर खड़ा रहते हैं। और ख्याति प्राप्त यहाँ पर आगे आता है कि विद्वान जन, जितने भी विद्वान थे, तब विद्वान जन तथा विशिष्ट कौशलों में निपुण व्यक्ति जो था ना, आदर व्यक्त करते थे, वहां पर आकर सिर झुकाकर वह भी सलाम ठोकते थे। तथा न्याय अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता था कि ऐसा ऐसा आज होने वाला है, ये लोग आने वाले हैं, ये सब पहले से लिखित ब्यौरा होता था। उसके अनुसार बोला जाता था कि महामहिम इनको बुलाने के आदेश दे रहे हैं, तो वो आते थे, वहां पर उनकी सुनवाई होगी और ऐसे ऐसे खत्म, जिस तरह कोर्ट में होता है, ये हाजिर हो, फलना चिलना हाजिर हो, ढिलना चलना हाजिर हो, और बस उसके अनुसार उनका फैसला हो जाता था। महामहिम अपनी सामान्य अंतर्दृष्टि के आधार पर आदेश देते हैं यहाँ पर और सभी मामलों को संतोषजनक ढंग से निपटाते हैं, सावधानी पूर्वक से आसानी से बैठकर निपटाते हैं। इस पूरे समय के दौरान विभिन्न देशों से आए तलवारिये और पहलवान, जितने भी तलवार चलाने वाले हो चाहे पहलवान हो, अपने को तैयार रखते हैं हमेशा। और महिला तथा पुरुष गायक जो थी ना, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारी बारी कब आएगी। चतुर बाजीगर और मजाकिये कलाबाजी उल्टा फिरचा, चाहे कुछ ऐसा शब्द बोलना मजाक का जैसा, तो मजाकिये कलाबाजी भी अपने कौशल और दक्षता का प्रदर्शन यहाँ पर करने के लिए उत्सुक रहते थे, उपस्थित रहते थे। ऐसे ही दरबार चलता था, एकदम मनोरंजक दरबार हुआ करता था। और मैं सोचता था कि हमारे पार्लियामेंट में बैठकर लोग शायराना काहे बोलते हैं। भैया शायराना नहीं बोलते, मन बहलाने के लिए वह एक तरीके का साधन है। टीवी तो चलता नहीं है, लैपटॉप ही चलता है, और जो चलता है उस पर उन लोगों को चलाने नहीं आता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां पर शायरी ठोकते हैं, बढ़िया से बढ़िया शायरी ठोकते हैं, शायरी बोलते हैं, शायद उन लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन जब भी मैं रिपोर्ट देखता हूँ पार्लियामेंट का, लोकसभा राज्यसभा, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ये कुकुर जैसा बैठे रहते हैं। खास करके विपक्ष वाले, लगता है कि वो उस पर मातम छाया है, उस तरह बैठा रहता है सब, अंधरिया जैसा, एकदम पूरा टांग हाथ पसर ले, हमारा बस चलता नहीं, इन सबको सस्पेंड कर देते हैं हम पार्लियामेंट से। ढंग से जिसको बैठने नहीं आता वो देश क्या चलाएगा, कुछ नहीं चला सकता। इसलिए मैं हमेशा विपक्ष की बुराई ही करते रहता हूँ। हाँ, तो इसके अगले भाग में हम मुगल दरबार के बारे में पढ़ते हैं। तब तक आप अगले भाग को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ही आप देखना, पहले किताब को पढ़ो, उसके बाद इसको देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी डाउट हो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।